एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, जैसे सेकेंड प्रीवियस लेक्चर में हमने वीट का क्लासिफिकेशन तक ख़त्म कर दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट को उसका टेक्सोनोमी से उसका प्लांट के टेक्सोनोमी से लेकर उसका पूरा के बारे में वीट आज हम लोग ख़त्म करने के ट्राई करेंगे। सबसे पहले इसके प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वीट होता है ना, उसका रूट होता है, दो भाग में बांटा होता है। एक होता है प्राइमरी रूट और दूसरा होता है सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट को सेमिनल रूट भी कहते हैं। ये रूट जो प्राइमरी रूट है, इसका क्या काम है कि एट ए टाइम जब जर्मिनेशन होता है ना, तो उससे जो ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट से लेता है, उसे कहते हैं प्राइमरी रूट। सेकेंडरी रूट को कहते हैं परमानेंट रूट। परमानेंट एडवेंटिस रूट को आपको कॉलोनल रूट भी कहते हैं। ये प्राइमरी रूट के ऊपर में होता है, एराइज होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब इसके सूट के बारे में हम जानते हैं। सूट सिस्टम जो कंप्राइज वीट के 3 भाग में बांटा गया है। ऑल द पार्ट में जितने ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट को सूट सिस्टम कहते हैं। 3 भाग में बांटे, स्टेम, लीफ और इन्फ्लोरेंस। स्टेम जो इसका होता है वो इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है और स्मूथ होता है। और सबसे इसका अच्छी वाला बात है, इंटरेस्टिंग वाला बात है, जो इसका जो नोड होता है वो सॉलिड होता है, बट इंटर जो नोड होता है वो होलो होता है। या अगर हम जो इसका कलर का बात करें तो एक गोल्डन येलो कलर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे वैरायटी हैं जिसका पर्पल कलर का भी स्टेम होता है। इसका हाइट के बात किया जाए तो जो डॉर्फ टाइप का जो वीट होता है, टॉप वैरायटी का जो वीट होता है, उसके 30 से 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जो टॉल वीट होते हैं उसको 150 से 160 सेंटीमीटर तक होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं इसका लीफ के बारे में। लीफ इसका जो सेथ होता है एंड वलाइट होता है, और जंक्शन ऑफ सेथ एंड वलाइट उसे कहते हैं लिग्यूल। इन्फ्लुएंस की बात किया जाए तो इन्फ्लुएंस इसका याद रखिएगा कि आपका जीआरएफ में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं, तो स्पाइक या ईयर कहते हैं। वीट और वार्ले का जो होता है स्पाइक और ईयर होता है। अब राइस के पूछेगा तो पेनिकल कहते हैं, पेनिकल। इन्फ्लुएंस जो होता है ना, उसका जिगजैग मैनर में इसका स्पाइकलेट होता है। इसको ग्रीन को कारियोप्सिस कहते हैं। फ्रूट टाइप ऑफ वीट पूछेगा तो उसे कहते हैं कारियोप्सिस। अब इसका वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो होता है वो पहला एक होता है वेजिटेटिव फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। अगर वेजिटेटिव फेज के बात किया जाए तो उसमें आपका होता है जर्मिनेशन। उसके बाद उसमें होता है जर्मिनेशन, क्राउन रूट जर्मिनेशन हो गया, क्राउन रूट इनिशिएशन हो, ग्रोथ हो गया, टिलरिंग हो गया, ज्वाइंटिंग हो गया, कलम इलोगेशन हो गया, हेडिंग हो गया। जर्मिनेशन हो जाए तो आपका एक्सपोज करता है टू मॉइस्चर से, बाटा जो ऑब्जर्व करता है। जर्मिनेशन जो होता है वो आपको 5 से वही जर्मिनेशन जो होता है आपको जब वो जर्मिनेट कर जाता है, जब 5 से 7 दिन में आफ्टर जर्मिनेट करता है। क्राउन रूट इनिशिएशन होता है जो आपको 21 दिन तक होता है, जो डे आफ्टर सोइंग करने के बाद जो निकलता है क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। उसके बाद होता है टिलरिंग। टिलरिंग जो होता है आपका 45 दिन आफ्टर सोइंग करने के बाद होता है। जो ज्वाइंटिंग होता है वो 45 से 60 दिन आफ्टर सोइंग करने के बाद होता है। उसका रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में होता है जो मैक्सिमम लीफ होता है, जो प्लांट जो ऑब्जर्व करता है इस स्टेज में लास्ट लीफ का जो निकलता है उसे कहते हैं फ्लैग लीफ। इसमें जो होता है वो 70 से 85 डे आफ्टर सोइंग को जो रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसका क्लाइमेट के बात किया जाए तो इसको वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए वार्म और ड्राई वेदर चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर के बात हम करते हैं तो टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद का जर्मिनेशन में, तो जर्मिनेशन अब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और ग्रोइंग डिग्री डे आपका होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा, या तो 4.5 भी आप ले सकते हैं ग्रोइंग डिग्री डे। उसके बाद आपके ऑप्टिमम जो वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ग्रीन का डेवलपमेंट करने के लिए मैक्सिमम जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो होता है वो आपका 100-250 से 1800 में इसका होता है रेनफॉल। 15 से 20 सेंटीमीटर ऐसे इसका वेदर चाहिए। लाइट इंटेंसिटी की बात किया जाए तो लाइट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड का प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, इसका लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होता है या तो शॉर्ट के मुकाबले। लॉन्ग डे प्लांट वैसा प्लांट होता है जिसके मोर देन 14 आवर होता है एट फ्लावरिंग टाइम, मोर देन 14 आवर होता है। अब तक क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट होता है। अब इसका बात किया इसका सॉइल कौन सा चाहिए, तो इसका सॉइल जो होता है वो आपका एल्फी सोल, इंटी सोल, वर्टी सोल, सेप्टी सोल, मोली सोल विथ इरिगेशन और एरिडी सोल।
इसका जो टेम्परेचर और इसका बीट का जो ग्रो किया जाता है टेम्परेट और सब टेम्परेट दोनों रीजन में किया जाता है, बट इट इज नोट द अल्टीसोल और ऑक्सीसोल में ग्रो किया जाता है। इंडियन बीट कल्टीवेशन जोन रिड्यूस करता है स्टैंडर्ड ऑफ यील्ड का। इंडिया में कितना बीट कल्टीवेशन जोन कितना है? इंडिया में 6 जोन है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। अब हम इसके आगे की बात की जाए तो इसका लैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो लैंड प्रिपरेशन वही होता है कि एक होता है आपको पाल को इरिगेशन देंगे, उसके बाद एक उसका 2 से 3 हफ्ता जब उसका मॉइस्चर आ जाता है, नमी बन जाता है, तो 2 से 3 आप हैरोइंग करके उसके बाद प्लैंकिंग कर देंगे। उसके बाद बहुत सारा जैसे कल्टीवेशन करता है तो अल्टरनेट सोइंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी आप सोइंग कर सकते हैं। एक देखो प्री सोइंग इरिगेशन फॉर वीट इज अप्लाइड प्रीवियस स्टैंडिंग क्रॉप फील्ड इज प्रिफर इमीडिएटली हार्वेस्टेड। हार्वेस्ट करने के बाद इसमें क्या करने के बाद इरिगेशन करने के लिए बोल रहा है प्रीवियस स्टैंडिंग क्रॉप है। फिर नो टिलेज सिस्टम, अगर आप टिलेज सिस्टम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हो उसमें आप क्या चीज़ को जीरो टिलेज का उपयोग कर सकते हैं। जीरो टिलेज प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली उससे 15 ईयर पहले बाय द फार्मर सीड ड्रिल के द्वारा भी आप उपयोग करते हैं। डेवलप किया सीड ड्रिल किसने डेवलप किया था? PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गोविंद बल्लम पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जी, ये पंत ने का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1960 ईस्वी में हुआ था। अब इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इसका रेन फॉरेस्ट तो उतना इम्पोर्टेंट्स नहीं है। आज इसका सीड के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसका सीड जो हेल्थी होता है ना, इसका सीड जो हेल्थी कैसा सीड चूज करते हैं? हेल्थी चूज करना चाहिए, राइट वैरायटी चूज करना चाहिए पार्टिकुलर एरिया के आधार पर। इसके बाद हम इसका परचेस करने के बाद इसमें ना हम फंगिसाइड से इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे वीटावेक्स हो गया, 75 WP वाला लेना, 250 ग्राम 2.5 ग्राम पर kg के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। उसके बाद बेबेस्टीन का भी वही है 2.5 ग्राम पर के हिसाब से। ये जो आपका जिसका रिकमेंडेड डोज याद रखना है ना, तो आपका एक सबसे अच्छा रिकमेंडेड डोज क्या होता है? अगर जो छोटा सीड होता है, स्मॉल सीड होता है, उसमें 2.5 ग्राम या 2 ग्राम पर kg सीड के हिसाब से ले सकते हैं। अगर जो बोल्ड सीड हो जैसे मेजूज का हो गया तो आप 4 ग्राम पर kg किसी भी फंगिसाइड के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कैप्टन, थीरम, बेबेस्टीन कुछ भी के थ्रू कर सकते हैं, कार्बेंडाजिन कुछ भी के थ्रू। अब इसका टाइम ऑफ सोइंग के बात किया जाता है। एट ए टाइम जब सोइंग करता है इसको मेन डेली जो टेम्परेचर चाहिए 23 डिग्री प्लस माइनस, यानी कि या तो 26 डिग्री सेल्सियस या तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। टिलरिंग के टाइम में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, अब हम आपको बताते हैं सोइंग कब करना चाहिए। तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बीच में सोइंग कर देना चाहिए था। HD 2329 एक ऐसा वैरायटी है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में इसी को प्रमोट किया गया था। HD 2329 ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन कहा था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और बर्ड की बात किया जाए तो नॉर्मली बिलोंग कहा जाता है। अब जो क्वाइंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड किसने दिया था? तो विलियम गॉड को कहा जाता है। हो गया कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं कि 2 टाइप के अगर हम वैरायटी लेते हैं तो उसमें का सा डिफरेंस होता है। अगर हम ईयरली स्विंग करते तो क्या डिफरेंट होता है, अगर लेट स्विंग करते तब का डिफरेंस होता है। अगर हम नॉर्मल स्विंग करते हैं तो उसमें 86 डे का होता है, डे ऑफ एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस होता है किसे कहते हैं? फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, इट इज कॉल्ड ऑफ एंथ्रेसिस। उसके बाद अगर हम लेट स्विंग करते हैं ना तो 76 डे में उसका एंथ्रेसिस हो जाता है, मतलब फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर हो जाता है। और जो लास्ट लीफ निकलता है उसी को फ्लैग लीफ कहते हैं। समझ गए? डे ऑफ मैच्योरिटी के बाद किया जाता है 129 दिन में मैच्योर हो जाता है, वो 103 दिन में मैच्योर होता है। अगर ग्रेन का डेवलपमेंट करेंगे तो 43 दिन में डेवलप हो जाएगा, 27 दिन में इसका ग्रेन डेवलप हो जाएगा। अगर 100 ग्राम या टेस्ट वेट की बात किया जाए तो उसमें होता है 38 ग्राम होता है, यानी 1000 सीड अगर हम काउंट करेंगे तो उसमें 38 ग्राम इसका होगा, या तो 39 ग्राम या तो 32 से 43 के बीच में आएगा। अगर आपको 38 या 39 मिल जाएगा। अगर हम लेट स्विंग करने वाला लेंगे तो उसमें हल्का सा छोटा सीड लेंगे जिसमें आपका 37 ग्राम होना चाहिए। अगर ग्रेन का यील्ड का बात करें तो 3.9 टन प्रति हेक्टेयर के दर से इसका जाता है, इसका ज़्यादा 2.8 जाता है। अगर हम नॉर्मल सोइंग करेंगे तो हम सीड रेट की बात करेंगे तो इसमें 100 kg देंगे। अगर लेट सोइंग करेंगे तो 125 kg प्रति हेक्टेयर होता है। अगर नॉर्मल लेट सोइंग और ब्रॉडकास्टिंग करने में 125 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम सोइंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मेथड ऑफ सोइंग की बात करें जाए तो जो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग मेथड है तो बहुत ही बैडली बहुत ही प्रिवेली मेथड होता है।
ये बहुत पहले से इसका कल्टिवेशन किया है। हम बताएं 25% ऑफ इंक्रीज ऑफ सीड ब्रॉडकास्टिंग मेथड में बढ़ जाता है। और इसके लेट सोइंग भी करने पर भी जो नॉर्मल सोइंग करते हैं तो हमको 100 kg लगता है, जहाँ पर अगर हम ब्रॉडकास्टिंग या लेट सोइंग करते हैं उसमें 25% बढ़ जाता है, यानी कि अर्थात इसका जो सीड रेट की बात करें तो 125 kg प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाता है। अगर हम जीरो टिलेज करते हैं अगला सोइंग मेथड, तो जीरो टिलेज होता है। तो जीरो टिलेज जो डेवलप वाइज किया गया था पंतनगर में किया गया था, या डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च करनाल में किया गया था। इसमें भी आप सोइंग कर सकते हैं, डायरेक्ट सोइंग में कर सकते हैं बिना ऑफ टिलरिंग का। उसका नेक्स्ट जो मेथड होता है वो आपको कहते हैं ब्लाइंड द फ्लूज मेथड। इन दी मेथड में सीड डेवलप्ड बाय हैंड इनटू द फैरो विद द ओपन ऑफ कंट्री इन फ्लूज व्हेन द सीड इज ड्रॉपेड कहते हैं फैरो हैंड से। ये केरा मेथड कहते हैं। सीड इज ड्रॉपेड थ्रू द पोरा नाई हजर स्पेशल अटैचमेंट किया था है, लोकल प्लेस उसको पोरा कहते हैं। ड्रिलिंग जो मेथड क्या आता है सीड ड्रिल कहते हैं। सीड ड्रिलिंग और फर्टिलाइजर कम मेथड बेस्ट इट इज़ ए बेस्ट मेथड ऑफ सोइंग कहते हैं, जिसमें सीड और फर्टिलाइजर दोनों एक साथ चल जाता है। इसे कहते हैं ड्रिलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में होता है क्वांटिटी ऑफ सीड इज ए लिमिटेड होता है। सोइंग इज ए डन इज ए हेल्प द स्मॉलर इम्प्लेंट डिबलर के एक इक्विपमेंट जिसके थ्रू आप उसमें होल करके 102 सीड आप ड्रॉप डाल सकते हैं। एक होता है फीरा मेथड। फिर सिस्टम होता है जिसमें फैरो इरिगेशन रेस्ट बेस्ड सिस्टम होता है। ये जो प्रमोट किया था राइस विल कॉन्स्टम में। ये जो मेथड होता है इस मेथड ऑफ द रो एक्यूमुलेट 2 से 3 रो वीट को क्या कहता है। इसका सीड रेट के बाद किया जाए तो आपका नॉर्मल स्विंग करते हो तो 100 से 125 डे, आप लेट स्विंग करते हैं तो आपका 125% बनता है ना, 125 kg हो जाता है सीड रेट। अगर आप एक फिर उस मेथड से करते हैं जिसमें रेस्ड बेड वाला जो करते हैं तो उसमें आपको 75 kg प्रति हेक्टेयर के दर से करते हैं। अगर सीड ड्रिल करते हैं तो 125 kg लगता है। यदि प्लूज से करते हैं तो उसका 125 डे, अगर सीड ड्रिल से करेंगे 100 kg लगा। लेकिन डिबली मेथड से करेंगे तो आपका क्या होगा 25 से 30 kg लगता है। इसमें क्या होता है कि आप जहाँ तक होल करके इसका एक रो और स्पेसिंग मेंटेन करके आप होल करिए, उसमें 1 से 2 सीड आप उसको देते रहिए। ये हो गया आपका। उसका स्पेसिंग के बाद क्या जाता है, स्पेसिंग इसका होता है 22.5 होता है इरीगेटेड कंडीशन में रोड टू रो। अगर इसका प्लांट टू प्लांट का है तो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। अगर इसका डेप्थ के बात किया जाए तो डेप्थ अगर ऐसे बात किया जाए ना तो फिर डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है। इसमें आप 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ ले सकते हैं। एनपीके के बात किया जाए तो अगर हम एनपीके के बात किया जाए तो 120-60-40 के रेशियो में आप ले सकते हैं एनपीके। नाइट्रोजन जो होता है बीट प्लांट जो ऑब्जर्व ऑफ नाइट्रोजन एट ए टाइम ऑफ फ्लावरिंग के टाइम में ना बहुत ज़्यादा इसका नाइट्रोजन का ऑब्जर्व करता है, लेकिन बट ऑब्जर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटिन्यूस टिल मैच्योरिटी। क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड नाइट्रोजन बीट लीफ रिपोर्टेड 2.5 बिलो द डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम अपेयर। उसके बाद 25% ऑफ द पार्टिकुलर डॉफ बीट में ज़्यादा से इंक्रीज होता है फास्फोरस। 120 80 और 60 के रेशियो में एनपीके फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम आप देख लीजिए यहाँ पर 40 से 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। ये टॉप ड्रेसिंग किया जाता है फर्स्ट इरिगेशन के टाइम में। सल्फ़र भी आप इंडिया के साल में ना 41% ऑफ सल्फ़र की डिफिशेंसी, इसलिए आप कम सल्फ़र ज़रूर दिया कीजिए। अगर आपको 90% वाला अगर सल्फ़र मिल जाता है तो 100 ग्राम के कट्ठा के हिसाब से आप यूरिया के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। इससे क्या होगा कि आपका दाना जो पुष्ट होगा, चिप भी जो निकलता दाना वो सब आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या जब माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सब तो ऐसी हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन है। बस वही है कि जिंक का पूछा कि जिंक सल्फेट 25 kg के हिसाब से देना चाहिए। और कौन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। वाटर का इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट 300 से 400 सेंटीमीटर ऑफ इरीगेशन वाटर की आवश्यकता होती है। सैंडी सॉइल में इरीगेशन ज़्यादा चाहिए। इस शेड्यूलिंग इरीगेशन का आप कर सकते हैं। इसका जो इरीगेशन के टाइम है 20 से 25 दिन, तो पहला इरीगेशन तो ज़रूरी चाहिए। अगर आप सेकेंड इरीगेशन दे रहे हैं तो क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम में देंगे 21 दिन का, फिर फ्लावरिंग के टाइम में योगा देना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्या बोलते हैं आप 3 इरीगेशन करना चाहते हैं तो उसमें आप फ्लावरिंग के टाइम दीजिए, फिर ड्रॉप स्टेज आएगा तब, फिर ड्रॉप स्टेज फ्लावरिंग और क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम में आप दीजिए। उसके बाद आप बताते हैं आप 4 इरीगेशन करना चाहते हैं 6 से 4 इनफ होता है, इसका डिपेंड कर। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए
कहाँ पर कैसे देना। तो सबसे पहले अगर पहला इरीगेशन देगा तो ओनली अगर पास पानी उपलब्ध है कि हम बस एक ही इरीगेशन दे सकते हैं, बाकी अलग इरीगेशन नहीं कर सकते, मेरे पास पानी की कमी है, तो आप ओनली एक ही दे सकते हैं CRI की व्यवस्था में, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कैश में आता है। अगर आपके पास पानी है कि हम 2 इरीगेशन दे सकते हैं, अवेलेबल, याद रखिएगा ये जो अवेलेबल ऑफ वाटर पर डिपेंड होता है। अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो आप 2 इरीगेशन देना चाहते हैं तो आप 2 इरीगेशन दीजिएगा, जिसमें क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम और लेट जब ज्वाइंटिंग स्टेज में आएगा तभी 2 स्टेज में देंगे। अगर आप तीसरा इरीगेशन देना चाहते हैं तो तीसरा जो इरीगेशन जो होता है आप इसका क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम में आप दे सकते हैं, या लेट ज्वाइंटिंग के टाइम में दे सकते हैं, और तीसरा जो देंगे आप मैच्योरिटी के टाइम में दे दीजिए। अगर आप 4 इरीगेशन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चौथा इरीगेशन में क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम में, लेट मैच्योरिटी के टाइम में, फ्लावरिंग और मैच्योरिटी, लेट रिंग के टाइम में, मैच्योरिटी, फ्लावरिंग और मैच्योरिटी के टाइम में। 5वां इरीगेशन देना चाहते तो क्राउन रूट इनिशिएशन हो गया, लेट ज्वाइंटिंग हो गया, लेट टिलरिंग हो गया, लेट ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग और मैच्योरिटी। क्राउन रूट इनिशिएशन हो गया, लेट टिलरिंग हो गया, लेट ज्वाइंटिंग हो गया, फ्लावरिंग, मैच्योरिटी और डफ स्टेज में आप दे सकते हैं। मेथड ऑफ इरीगेशन है तो ब्रॉड स्ट्रिप मेथड भी आप दे सकते हैं, या चेक बेसिन मेथड के थ्रू भी आप दे सकते हैं। फैरो इरीगेशन इज बिट इंट्रोड्यूस ऑफ फैरो इरीगेटेड रेस्ट बेस्ड सिस्टम में ये किया जाता है। अब वीट कंट्रोल के बाद क्या जाता है, द एवरेज लॉस ऑफ वीट यील्ड ऑफ कॉजेज बाई वीट इज अबाउट 25 to 30% ऑफ वीट, इसे लॉस कर देता है वीट को। इसका जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो आपका क्रिटिकल पीरियड याद रखेगा 30 से 45 डेज का क्रिटिकल पीरियड होता है डी आफ्टर सोइंग ऑफ द वीट कंपटीशन का। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो चिनोपोडियम मेलम हो गया, ये आपको सबसे पहले ज़्यादा नुकसान करता है। इसको आप ट्रीटमेंट करने के लिए 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं। या तो आपका इसका जो होता है एक मिनिक्री वीड होगा, जैसे एवेन्ना सटाइवा हो गया, इसका मिनिक्री वीड होता है, सेम टू सेम होता है, इसका डिफिकल्ट होता है अलग करना। जो एवेन्ना सटाइवा हो गया, फिलेरिस माइनस हो गया, इट इज़ बहुत डिफिकल्ट होता है ये दोनों का अलग करना, वीट और वीड का। आप कुछ वीड का याद रखिएगा, जैसे जो ग्रासेस वीड होता है उसमें फ्लेरिस माइनस हो जाएगा, सेडेज में सिप्रस रोटेंडस हो गया, ब्रॉड लीफ में चिनोपोडियम मेलम। इसका ई वाला जो कॉमन है वो आपको याद रखिएगा, बथुआ होता है या लम्स क्वार्टर्स होता है, ये बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीड कंट्रोल के बाद किया तो आप बहुत सारे, जैसे आप हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं, हैंड वीड करने का 20 से 25 दिन में आप कर सकते हैं, खुरपी से आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। अगर वो इसका केमिकल दर कहता है तो पेंडिमिथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर वाटर में मिलाकर इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम आपको आप ये तीनों का डिफरेंट आज तक नहीं आया, लेकिन आप याद रखिएगा फ्लेरिस माइनस एवेन्ना सटाइवा बीट, ये तीनों में कहाँ डिफरेंट, ये तीनों का ये दोनों होता है फ्लेरिस माइनस एवेन्ना सटाइवा मिनिक्री बीट होता है बीट का। इट इज़ सो डिफिकल्ट कैन बी सेपरेट, इसको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर हम फ्लेरिस माइनस की बात करें तो इसका जो स्टेम होता है वो सॉलिड होता है, ब्रांचेस होता है, पिंक और पर्पल कलर का होता है। लेकिन एवेन्ना सटाइवा की बात करें तो उसका जो ब्रांचेज होता है ये अनब्रांचेज होता है, येलो होता है, और इसका जो होता है ना स्टेम वो आपको ग्रीन कलर का मिलेगा। लेकिन जो आप बीट का बात करें तो येलो होता है, अनब्रांचेज होता है, लेकिन इसका डार्क ग्रीन कलर का होता है। आप इसका लीफ की बात करें तो इसका स्मूथ होता है, पाले ग्रीन कलर का होता है। इसमें एवेन्ना सटाइवा की बात करें तो ग्रीन कलर होता है बट सेग्रीगेशन होता है। अब बीट का बात किया जाए तो इसमें डार्क ग्रीन होता है, लिग्यूल होता है, इसमें वेरी लार्ज होता है। इसमें जो एवेन्ना सटाइवा का जो लिग्यूल होता है लार्ज और सेरेटेड होता है। इसमें बीट का जो बात करें तो वेरी स्मॉल होता है। हो गया। अब इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्या बात है कि वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम में आप कहाँ तो वही होगा, वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम में क्या ले सकते हैं। अगर कहीं सोइंग कर सकते हैं तो आप वीट को मतलब क्रॉपिंग सिस्टम आप समझ रहे हैं, क्रॉप रोटेशन समझ रहे, सब आपका टर्मिनोलॉजी सब अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है कि आपका फील्ड होता है वो स्थिर रहेगा, मतलब स्टॉप रहेगा, आप क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। जैसे हम कभी राइस लगाएंगे, कभी उसमें जैसे बीट लगाएंगे, कभी उसमें क्या लगता है लेगुमिनेसियस क्रॉप लगा सकते हैं, ऐसा आपके नाइट्रोजन का, ताकि उसमें सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे। उसके बाद इसमें डीजे सब ज़्यादा होता है और रस्ट होता है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है वीड को। एक रस्ट होगा अल्टरनेटिव लीफ ब्लाइट, लूज अस्मट और कर्नाल बंट और पोट्री मिल्ड्यू। इसमें से होता है आपका रस्ट होता है, रस्ट 3 टाइप का होता है। स्टेम लीफ स्टेम होता है आपका, हो गया स्टेम रस्ट हो गया, एक हो गया आपका देखिए यहाँ पर 3 टाइप का, एक ब्राउन, येलो और ब्लैक टाइप का होता है।
एक होता है लीफ रस्ट, स्टेम रस्ट, ब्राउन जो होता है रस्ट उसे कहते हैं लीफ रस्ट कहते हैं। इसका होता है जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका जो कॉजेक नेम होता है पिक्सिनिया रिकॉन्डिएटा ट्राइटिसी होता है। एक बाद इसका जो अगर स्टेम रस्ट होता है जिससे कहते हैं येलो, इसको कहते हैं स्टेम को कहते हैं ब्लैक रस्ट, समझे, जिसका होता है पक्सिनिया ग्रामनीस। और बाद देखिए आपका यहाँ से बात किया जाए आपका येलो रस्ट का, उसको कहते हैं स्ट्रिप रस्ट, ये कहते हैं पक्सिनिया स्टेपिफॉर्मिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लूज स्मट हो गया तो स्टील आगे, इसका जो होता है जो आपको ब्लैक कलर का पाउडर करके इसका ग्रीन को कन्वर्ट कर देता है ब्लैक पाउडर में, यह इसका डी सिम्टम है। और इसका बात किया जाए तो इसका जो कॉजर ग्रीन होता है वो स्टील आगो नीडर ट्राइटिसी का होता है। उसके बाद इस करनाल बंट हो गया, इसमें करनाल बंट में होता है इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है, जब इसका ना ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट कर देता है तो फील स्मेल करके इसमें एक स्मेल रिड्यूस करता है, जिसका कहते हैं ट्राईमिथाइल एमाइन की तरह या फिश अच्छी की तरह, सड़ा हुआ फिश की तरह इसमें स्मेल प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटिव लीफ ब्लाइट के समझे स्मॉल ओवल तथा डिसकलर लेसेंस हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट करने वीटावेक्स का उपयोग कर सकते हैं। और इसका इंसेक्ट देखिए, इंसेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए टर्माइट हो गया, इस बहुत ही ज़्यादा इसका नुकसान देता है। आर्मी बॉर्म हो गया, रोडेंट हो गया। इसका हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग कब करेंगे, जब 20 से 25% ऑफ द जो होता है जो मॉइस्चर इसमें बना रहेगा तब हार्वेस्टिंग करेंगे। और इसका जो स्टेम होता है उसका येलो कलर का हो जाएगा तब इसको कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हो गया इसका बीट को क्वालिटी के बारे में पेयरली इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें 12% ऑफ द बीज लार ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। जब इसका हार्वेस्टिंग करने के बाद 20 से 25, लेकिन उसको सुखा के 12% तक ले आएंगे। उसको नेक्स्ट कहाँ इसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया। इसके मेटली 4.5% इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मिल्किंग फर्स्ट करेक्ट ऑफ द क्रसेस। इसे मिल्किंग की बात किया जाए तो मिल्किंग अप्रॉक्सीमेटली 70 से 74% ऑफ पाया जाता है। थैंक यू सो मच। बीट पूरा एंड हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या मेज के बारे में। बीट हो गया एंड खत्म।